अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। इस अध्याय में नए साझेदार के प्रवेश के समय किए जाने वाले 6 समायोजनों में से सबसे अंतिम जो समायोजन है उसका नाम है साझेदारों की पूंजी का समायोजन। साझेदारों की पूंजी का समायोजन, ये इस नए साझेदार के प्रवेश के समय किए जाने वाले जो समायोजन होते हैं उसका अंतिम बिंदु है, छठा बिंदु। 5 बिंदु इससे पहले हमने देखे हैं। नए अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की गणना, ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन, संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन और 5वां बिंदु संचय तथा वितरित लाभ या हानि। अभी हम छठा बिंदु देख रहे हैं, पूंजी का समायोजन। तो साझेदारों की पूंजी के समायोजन में 3 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। पहली परिस्थिति है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। दूसरी है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। और तीसरी परिस्थिति है जबकि नई फर्म की पूंजी दे दी गई हो, नई फर्म की पूंजी दे दी गई हो। ऐसी 3 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो प्रश्न में नए साझेदार का प्रवेश का जब प्रश्न आता है 6 नंबर का, उस प्रश्न में इनमें से कौन सी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और आपको गणना संबंधी और प्रविष्टि संबंधी काम करना है। यहाँ पर हम पहले बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो ये बिंदु क्या कहना चाहता है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके लाभ के हिस्से का निर्धारण किया जाता है, मतलब कि उसके लाभ हानि अनुपात का निर्धारण किया जाता है। और नया साझेदार फर्म में जब प्रवेश करता है तो पूंजी लाता है। तो नए साझेदार के द्वारा लाई गई जो पूंजी होती है और नए साझेदार का जो लाभ का अनुपात होता है या लाभ का जो हिस्सा होता है उसको ध्यान में रखते हुए और पुराने साझेदारों की पूंजी का क्या करना है, समायोजन करना है। तो उसका तरीका क्या है, उसकी पद्धति क्या है? तो उसका पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप है नए साझेदार की पूंजी से उसके हिस्से को उल्टा करते हुए। मान लो नए साझेदार का हिस्सा 1/4 है तो उसको 4/1 करते हुए नए साझेदार की पूंजी से उसके हिस्से को उल्टा करते हुए और गुणा करना। मान लो नए साझेदार की पूंजी 50,000 है और नए साझेदार का हिस्सा 1/4 है तो 50,000 × 4/1 ऐसा करने पर फर्म की कुल अनुमानित पूंजी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 लाख। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना, फर्म की कुल अनुमानित पूंजी ज्ञात करना, जिसका आधार क्या है? नए साझेदार की पूंजी और नए साझेदार का लाभ का हिस्सा। दूसरा स्टेप है फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने के बाद पुराने साझेदारों के नए अनुपात से उसका बंटवारा करना। अगर प्रश्न में पुराने साझेदारों का नया अनुपात नहीं है तो नया अनुपात ज्ञात करने की जो 6 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में से प्रश्न में जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए नया अनुपात ज्ञात करना। तो पुराने साझेदारों का नया अनुपात अगर प्रश्न में दे दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रश्न में नया अनुपात नहीं है तो नया अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करना है? पुराने साझेदारों के नए अनुपात से उसको विभाजित करना, बंटवारा करना, जिससे आपको पुराने साझेदारों की जो नई पूंजी रखनी है वो मिलेगी। जैसे कि फर्म की कुल अनुमानित पूंजी आ गई 2 लाख और पुराने साझेदारों का नया अनुपात है मान लो 3:2:1, उसमें 3 है, ए का, 2 है बी का और सी नया साझेदार उसका 1 है। तो नए अनुपात से क्या करना है? उसका विभाजन करना, उसका बंटवारा करना। 2 लाख × 3/6, 2 लाख × 2/6। किसका करना है? पुराने साझेदारों को, नए साझेदार का नहीं। तो इस प्रकार से
फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने के बाद पुराने साझेदारों का जो नया अनुपात होगा उस नए अनुपात से उसको विभाजित करना, जिससे आपको पुराने साझेदारों की नई पूंजी मिलेगी। क्या मिलेगी? नई पूंजी। और नई पूंजी मिलने के बाद आगे क्या करना? तीसरा स्टेप क्या है? इस नई पूंजी को पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी से क्या करनी है? तुलना करनी है। अब पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी किसे कहते हैं? जैसे नए साझेदार का प्रवेश का जो प्रश्न आता है उस प्रश्न के अंदर बैलेंस शीट आती है और उस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी पक्ष में पुराने साझेदारों की कैपिटल दी हुई होती है, तो उसको हम समायोजित पूंजी नहीं कहते हैं। समायोजित पूंजी का मतलब है नए साझेदार के प्रवेश के समय जो समायोजन किए जाते हैं, जैसे ख्याति का समायोजन किया जाता है, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि का समायोजन किया जाता है, जैसे कि संचय तथा वितरित लाभ हानि का समायोजन किया जाता है। जिन जिन बिंदुओं का समायोजन होता है वो पुराने साझेदारी की पूंजी पर प्रभाव डालेंगे। पुराने साझेदारों का जो पूंजी का प्रारंभिक शेष होता है, बैलेंस शीट में दिया हुआ जो पूंजी है वो प्रारंभिक शेष कहलाती है, और उसके अंदर जो जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिससे पूंजी बढ़ भी रही है या घट भी रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समायोजन करने के बाद की पूंजी। तो पुराने साझेदारों की समायोजित जो पूंजी होगी उस पूंजी से क्या करनी है? नई पूंजी की तुलना करनी है। और तुलना करने पर अगर अंतर माइनस में आता है, जैसे कि मान लो पुराना साझेदार ए है और पुराने साझेदार की नई पूंजी है मान लो 60,000 और समायोजित पूंजी है 70,000, तो माइनस में 10,000 आया। अगर माइनस में अंतर आता है तो क्या करना है? वह पूंजी निकालेगा। वह पूंजी निकालेगा। क्यों माइनस में अंतर आया? कि नई पूंजी तो 60,000 है जो रखनी है, जबकि समायोजित पूंजी कितनी आ रही है? 70,000। तो पूंजी खातों के अंदर समायोजित पूंजी 70,000 आ रही है, उसको 60,000 करनी है। 60,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना साझेदार 10,000 पूंजी निकालेगा। ठीक है। ऐसे कैसे? यदि अंतर प्लस में आ गया, यदि अंतर प्लस में आ गया कि मान लो बी है, पुराना साझेदार है और बी की नई पूंजी है मान लो 50,000 और समायोजित पूंजी है 40,000। समायोजित पूंजी कितनी है? 40,000। तो अंतर प्लस में आया 10,000। तो प्लस में अंतर आता है तो वह पूंजी लाएगा। क्यों लाएगा? कि नई पूंजी कितनी निर्धारित की गई है? 50,000, जबकि उसकी समायोजित पूंजी कितनी आ रही है? 40,000। तो उसकी पूंजी को बढ़ाना है तो पूंजी लाएगा। तो इसकी प्रविष्टियाँ क्या होगी? तो पूंजी निकालने की प्रविष्टि क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईआर टू कैश, और पूंजी लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट ईआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 प्रकार की एंट्रियाँ भी आपको ध्यान में रखनी है। एक नोट आपको ध्यान में रखनी है, यदि प्रश्न में पूंजी का समायोजन चालू खाते से करने को कहा गया हो, पूंजी का समायोजन जैसे हमने 2 एंट्रियाँ की, उसमें समायोजन किससे किया है? कैश से किया है, नकद खाते से किया है। यदि प्रश्न में चालू खातों से समायोजन करने को कहा गया हो तो कैश अकाउंट शब्द के स्थान पर, कैश अकाउंट शब्द के स्थान पर करंट अकाउंट शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से कैश के स्थान पर करंट अकाउंट का प्रयोग करते हुए एंट्री की जाएगी। तो ये हमने कौन सा बिंदु देखा है? पहला, नए साझेदार की पूंजी को आधार मानते हुए पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। साझेदारों की पूंजी का समायोजन, इसका दूसरा बिंदु है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। इस दूसरे बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी कैसे ज्ञात की जाती है? जैसे प्रश्न ऐसा आता है जिसमें नए साझेदार का प्रवेश तो हो रहा है, लेकिन नए साझेदार के द्वारा पूंजी कितनी लाएगी, इसकी राशि का उल्लेख प्रश्न में नहीं है। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी लाएगी, ये राशि ज्ञात करने का ये तरीका है, एक पद्धति है। कौन सी पद्धति है? पुराने साझेदारों की पूंजी को आधार मानते हुए नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। अब इसका तरीका क्या है, इसकी पद्धति क्या है ज्ञात करना? तो पहला स्टेप क्या है? पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करना और उस पूंजी ज्ञात करने के बाद उसका योग करना। मान लो पुराने साझेदार 2 है, ए और बी, और
जैसे मैंने बताया कि 3 समायोजन, ख्याति का समायोजन, रिवैल्यूशन का समायोजन, संचय तथा वितरित लाभ हानि का समायोजन, ये 3 प्रकार के समायोजन नए साझेदार के प्रवेश के समय किए जाते हैं। तो पुराने साझेदारों की जो प्रवेश से पहले की जो पूंजी होती है, जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है, प्रश्न के अंदर बैलेंस शीट आती है, उस बैलेंस शीट के अंदर पुराने साझेदारों की जो पूंजी होती है उसको हम पूंजी का प्रारंभिक शेष कहेंगे। ये पूंजी प्रवेश से पहले की, नए साझेदार के प्रवेश से पहले की है, और उस पूंजी के अंदर नए साझेदार के प्रवेश के समय अलग अलग प्रकार के समायोजन किए जाते हैं, जिससे कि उसकी पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। कभी किसी पुराने साझेदार की पूंजी कभी बढ़ेगी या घटेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, समायोजित पूंजी। तो समायोजित पूंजी का क्या करना है, योग करना। 2 साझेदार तो दोनों की समायोजित पूंजी का क्या करना है, योग करना। इसको हम कहेंगे पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि माना कि लाभ 1 है और उस 1 लाभ में से नए साझेदार का लाभ का हिस्सा क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 1 में से नए साझेदार का लाभ का हिस्सा, मान लो जैसे नए साझेदार का लाभ का हिस्सा 1/4 है, तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो ये जो घटाने पर जो हिस्सा मिलेगा, क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा 3/4, वह पुराने साझेदारों के नए अनुपात का, पुराने साझेदारों का नए अनुपात का क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा। ये जो 3/4 है ये पुराने साझेदारों का नए अनुपात का योग है। अब आगे का स्टेप क्या है, पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी हमने ज्ञात की थी पहले स्टेप में, उसके योग से दूसरे स्टेप में जो हमने नया अनुपात ज्ञात किया, तो पुराने साझेदारों का जो नया अनुपात है, उस नए अनुपात का जो 3/4 आया, इसको हम पुराने साझेदारों के नए अनुपात का क्या कहते हैं, योग कहते हैं। उसको उल्टा करते हुए, 3/4 को उल्टा करते हुए, मतलब 4/3 करते हुए, और क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर आपको क्या मिलेगी, फर्म की कुल पूंजी मिलेगी। अर्थात पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के योग से पुराने साझेदारों का नया अनुपात का जो योग होता है उसको उल्टा करते हुए और गुणा करने पर फर्म की कुल अनुमानित पूंजी मिलेगी। तो ये अगला स्टेप है। और कुल अनुमानित पूंजी मिलने के बाद फिर अगला स्टेप क्या है, तो फर्म की कुल अनुमानित जो पूंजी आई है उससे नए साझेदार के लाभ के हिस्से को गुणा करना है। कुल पूंजी मान लो 2 लाख आई और नए साझेदार का हिस्सा 1/4 है, तो 2 लाख × 1/4। ऐसा करने पर क्या मिलेगा, नए साझेदार की पूंजी मिल जाएगी। इस प्रकार से नए साझेदार की पूंजी ज्ञात की जाती है। अब एक नोट है, वो आपको ध्यान रखनी है। यदि प्रश्न में स्थिर विधि का उल्लेख है या प्रश्न में बैलेंस शीट में करंट अकाउंट खुला हुआ है, चाहे वो लायबिलिटी में हो चाहे एसेट्स में हो, क्योंकि करंट अकाउंट का शेष कोई भी हो सकता है, CR भी हो सकता है, DR भी हो सकता है। तो स्थिर विधि या करंट अकाउंट का उल्लेख हो तो पुराने साझेदारों की बिना समायोजन, पुराने साझेदारों की बिना समायोजन किए जो पूंजी होगी वो ध्यान में लेंगे। अर्थात पुराने साझेदारों की पूंजी में किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं करना है। जो बैलेंस शीट के अंदर जो पूंजी है, प्रवेश से पहले की बैलेंस शीट, उसके अंदर जो पूंजी है उसी पूंजी का आपको क्या करना है, योग करना है। जो पहला स्टेप मैंने बताया था कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करना। लेकिन अगर स्थिर विधि का उल्लेख है या करंट शब्द का करंट अकाउंट खुले हुए बैलेंस शीट में, तो उस परिस्थिति में समायोजित पूंजी को ध्यान नहीं लेना है। कौन सी पूंजी ध्यान में लेनी, बैलेंस शीट वाली, अर्थात प्रारंभिक पूंजी, अर्थात प्रवेश से पहले की पूंजी, और उस पूंजी का क्या करना है, योग करना है। आगे की प्रोसेस, उसके आगे की प्रोसेस सेम की सेम है। केवल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट है या स्थिर विधि का उल्लेख है तो उस परिस्थिति में साझेदारों की समायोजित पूंजी ध्यान में नहीं लेनी है। साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी बिना समायोजन की पूंजी ही ध्यान में लेनी है। तो इस प्रकार से और पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात की जाती है। साझेदारों की पूंजी के समायोजन, उसका तीसरा बिंदु है जबकि नई फर्म की पूंजी दी गई हो। जैसे इसमें तो हमने नए साझेदार की पूंजी के आधार पर और क्या ज्ञात किया था, कुल पूंजी ज्ञात की थी। इसमें भी हमने पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर हमने कुल पूंजी ज्ञात की थी, जबकि इसमें पहले से कुल पूंजी दे दी जाती है। पहले से प्रश्न के अंदर कुल पूंजी दे दी गई होगी। तो जब प्रश्न के अंदर ही अगर कुल पूंजी दे दी गई है तो उस परिस्थिति में हमको किस प्रकार से कार्य करना है ये आपको समझना है। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म की जो कुल पूंजी है जो प्रश्न में दी हुई है, उस फर्म की कुल पूंजी से सभी साझेदारों के नए अनुपात से गुणा करेंगे। सभी साझेदारों के नए अनुपात से गुणा करेंगे। गुणा करने पर उनकी नई पूंजी मिल जाएगी। मान लो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर का नया अनुपात जो भी निर्धारित किया जाता है, उस नए अनुपात से गुणा करने पर उनकी तीनों की पूंजी मिल जाएगी। तो उसमें नया साझेदार कितनी पूंजी लाएगा उसका भी पता चल जाएगा। तो दूसरा जो बिंदु है, नए साझेदार के हिस्से की पूंजी तो वह नकद में लाएगा। जैसे ही उसमें हमने नई पूंजी ज्ञात की नए साझेदार की, तो उसकी पूंजी का निर्धारण हो गया कि इतनी पूंजी उसको नकद में लानी है। लेकिन पुराने साझेदारों की पूंजी ऑलरेडी पहले से फर्म के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया है, सभी साझेदारों के नए अनुपात से कुल पूंजी को गुणा किया है और उनकी नई पूंजी का निर्धारण किया है। तो पुराने साझेदारों की पूंजी का हमको क्या करना है, समायोजन करना है। तो इसके लिए पुराने साझेदारों की नई जो पूंजी होती है, पुराने साझेदारों की नए अनुपात से गुणा करने पर जो नई पूंजी आई है, उस नई पूंजी में से उनकी समायोजित पूंजी क्या करनी है, उनकी समायोजित पूंजी घटानी है। क्या करनी है, घटानी है। और घटाने पर यदि अंतर माइनस में आता है तो वो पूंजी निकालेगा, और यदि अंतर प्लस में आता है तो वो पूंजी लाएगा। जैसा हमने इस बिंदु के अंदर बताया था, पहले बिंदु के अंदर, कि पुराने साझेदारों की पूंजी का क्या करना है, समायोजन करना है। पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, तो वो की वो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। यहाँ पर भी पुराने साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात की गई है और नई पूंजी से उसकी तुलना समायोजित पूंजी के साथ की जा रही है। यदि समायोजित पूंजी ज़्यादा है तो अंतर माइनस में आएगा, तो वो पूंजी निकालेगा, और यदि समायोजित पूंजी कम है तो अंतर प्लस में आएगा, तो वो पूंजी लाएगा। इस प्रकार से तीनों की पूंजी का क्या हो रहा है, समायोजन हो रहा है। उसमें नया साझेदार तो पूरी की पूरी पूंजी लाएगा, जबकि पुराने साझेदार और वो उनकी पूंजी का क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है कि कितनी, या तो कोई पूंजी लाएगा या कोई पूंजी निकालेगा। और इसमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है नोट्स, कि यदि प्रश्न में चालू खातों से समायोजन करने को कहा गया हो, नकद के स्थान पर चालू खातों से समायोजन करने को कहा गया हो, तो फिर पूंजी लाने और ले जाने की जो एंट्री करते हैं, उस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट के स्थान पर करंट अकाउंट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से पूंजी के समायोजन की और ये तीनों बातें यहाँ पर हम पूरी कर रहे हैं, और ये इस पाठ का नए साझेदार के प्रवेश के समय किए जाने वाले समायोजनों का अंतिम बिंदु था।